नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब स्टूडियो इंडिया आजकल से सुनील कुमार छत्तीसगढ़ में चल रही राजनीतिक और सरकारी गतिविधियों पर एक छोटी सी चर्चा के लिए मैं यहां पर मौजूद हूं और मेरे साथ हैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक शशांक तिवारी। आप हम दोनों को बात करते अक्सर देखते हैं यहाँ पर, उनके पास जानकारियों का खजाना रहता है, मैं थोड़ा सा लफाजी कर लेता हूँ ज़्यादा, ऐसा कुल मिलाकर काम चल जाता है। आज हम यहाँ बात करने के लिए बैठे हैं कि आज जब ये चर्चा रिकॉर्ड हो रही है, इस वक्त छत्तीसगढ़ में किसानों को रमन सिंह सरकार के कार्यकाल का जो 2 साल का धान बोनस देना नहीं हुआ था वो आज दिया जा चुका है, लोगों के खातों में पैसा जा चुका है। हमारे कुछ एक संवाददाता अलग अलग जगहों से रिपोर्ट भेज रहे हैं कि उनके यहाँ कितने किसानों के खातों में कितना पैसा आया है। ये एक बड़ा मुद्दा था, चुनावी मुद्दा था और चुनाव के दौरान ही घोषणा पत्र में इस बात को जोड़ दिया गया था कि किस तरह अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता भी हैं, उनके जन्मदिन पर 25 दिसंबर क्रिसमस भी पड़ता है, उस दिन ये 2 साल का बकाया धान बोनस किसानों के खाते में जाएगा। इसी के लिए विधानसभा का एक सत्र भी बुलाया गया ताकि इस अनुपूरक बजट को मंजूर कराया जाए और करीब 3700 करोड़ रुपए का ये धान बोनस जो है, बकाया धान बोनस, ये आज किसानों के खाते में गया है। तो भाजपा की सरकार ने अपनी चुनावी मैनिफेस्टो के दौरान, घोषणा पत्र के दौरान भाजपा ने जो कहा था वो उसकी पहली घोषणा जो है आज उन्होंने पूरी कर दी है, जो खातों में पैसा जा चुका है। शशांक, ये आज अटल जी की याद में सुशासन दिवस भी है जी। हालांकि ये 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से शुरू हो गया था जी, लेकिन फिर भी आज अटल जी नहीं है जी, और ये उनके जन्मदिन पर जी ये धान बोनस लोगों के खातों में गया है जी। तो आपको लगता है कि किसानों को कुछ राहत मिली होगी इससे छत्तीसगढ़ में? बड़ी राहत मिली है, ऐसा बड़ी राहत मिली है, क्योंकि प्रति क्विंटल हर एक को 300 रुपये बोनस मिला है बकाया। तो 2 साल का मिला हुआ उसमें से 1 साल का मिला है कि दोनों साल का? दोनों साल का मिला है, मतलब 600 रुपये, 600 रुपये क्विंटल, एक साल का 300 रुपये इस तरह मिला है। तो ये एक बड़ा चुनावी मुद्दे गारंटी के नाम से इन्होंने ऐलान किया था और उसे पूरा किया है सुशासन दिवस पर। अब अटल जी का ये है कि राज्य निर्माता के रूप में जाने जाते हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये है। और राज्य निर्माण के लिए आज़ादी से पहले भी दबे छुपे आंदोलन चलते रहे। शुरुआत में मांग रही पृथक छत्तीसगढ़ के रूप में, आज़ादी के बाद भी पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल और खूबचंद बघेल, डॉक्टर खूबचंद बघेल, आंदोलन चलते रहे। और बड़ी मांग जो इनकी तरफ से हुई, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के, उनके कार्यकाल में उनके प्रधानमंत्री रहते, और यही वजह है कि उनको लोग आज याद राज्य निर्माता के रूप में मानते हैं और याद भी कर रहे हैं। मुझको ऐसा ध्यान पड़ रहा है जी कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए अलग अलग समय पर जी, कभी चंदूलाल चंद्राकर, कभी पवन दीवान, कभी कुछ और नेता, ये लगातार कभी धरना देते थे, कभी आंदोलन करते थे। चंदूलाल चंद्राकर के बारे में ऐसा कहा जाता था कि जब कभी कांग्रेस पार्टी के भीतर उनकी कोई उपेक्षा होती थी तो पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के मुद्दे को उठा के अपनी मौजूदगी दर्ज कराते थे। याद है आपको? ऐसा कुछ सुना हुआ? मुझको ध्यान है, मैं रिपोर्टिंग करता था, चंदूलाल चंद्राकर रायपुर कॉफी हाउस में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे, आदतन लेट हो जाते थे, मैं आदतन पंक्चुअल रहता था, समय पर वक्त का पाबंद था, समय पर पहुंचता था। कई ऐसे मौके आए कि हमने चंदूलाल चंद्राकर जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार कर दिया था। उस समय हम 5 मिनट 10 मिनट इंतजार करते थे अधिक से अधिक, उसके बाद छोड़कर निकल जाते थे। एक बार की बात तो ऐसी है कि कॉफी हाउस की सीढ़ियों से हम उतर रहे थे और चंदूलाल चंद्राकर चढ़ रहे थे, लेकिन हम 10 मिनट इंतजार करके उतर रहे थे, तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी नहीं होने दी थी। तो ये ऐसा चंदूलाल चंद्राकर जी के साथ होता था। ये भिलाई से आते थे, बीएसपी की कार इनके पास रहती थी सांसद होने के नाते,
तो ऐसा पवन दीवान के साथ भी, पवन दीवान भी छत्तीसगढ़ राज्य के आंदोलन के लिए लगे रहते थे। आपको याद होगा कि ये 98 की बात है जी। 98 में अटल जी ने 15 अगस्त के आसपास की बात है शायद, जी। मैं ढूंढ रहा हूं तो मुझको 15 अगस्त के 98 के उनके लाल किले के भाषण में इसका जिक्र दिख नहीं रहा है, लेकिन उसी के आसपास की बात है ये कि 3 नए राज्यों की उन्होंने घोषणा की। जी। ये था मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़, जी। बिहार से अलग होकर झारखंड जी। और यूपी से अलग होकर उत्तराखंड। तो ऐसे 3 राज्यों की उन्होंने घोषणा की थी। इसमें एक ही चीज थी कॉमन जो इन तीनों राज्यों में थी, वो ये था कि इन तीनों राज्यों की विधानसभाएं पहले ये नए राज्य बनाने के लिए प्रस्ताव पारित करके भेज चुकी थी केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार ने उसी के हिसाब से, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, इन्होंने उसी हिसाब से घोषणा की थी इन 3 राज्यों की। जी। इस पे एक चीज और भी है, आपको याद होगा बाकी बाद में भी नए राज्य बने या पहले बने, छत्तीसगढ़ इतनी शांति से बना कि लोगों को विश्वास भी नहीं हुआ। लोगों को विश्वास नहीं हुआ क्योंकि झारखंड में तो एक पूरा पार्टी ही चलती थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, और लगभग उस पूरी सीटें उस बेल्ट की झारखंड शिबू सोरेन वाली पार्टी ले जाती थी। उत्तराखंड में भी अपना एक वजूद रहा। विदर्भ की मांग तो खैर होती रही और तेलंगाना के लिए खूब आंदोलन हुआ चंद्रशेखर राव की। तो मतलब छत्तीसगढ़ को लेकर पार्टियां जरूर सक्रिय रही, लेकिन कोई बहुत ज्यादा वो नहीं कोई भी आंदोलन यहाँ पे ऐसा बड़ा नहीं चला कभी भी कोई असरदार आंदोलन छत्तीसगढ़ को बनाने के लिए नहीं था। जी। एक इक्का दुक्का ऐसे प्रसंग आते हैं, जैसे 1980 में ये पवन दीवान चुनाव लड़े थे, तो दूसरे नंबर की पोजीशन में थे रायपुर लोकसभा से, और तब ये चंद्रशेखर साहू, धनेन्द्र साहू ये सब उनके समर्थक हुआ करते थे, प्रचारक थे, इवन तक भूपेश बघेल भी। तो कुल मिला के बड़ा छत्तीसगढ़ के नाम से वोट मांगने वाले, मतलब जिनको समर्थन मिला था उन्हीं को मिला था। ये अलग बात है कि वो चुनाव नहीं जीत पाए। मैं अभी आपके बोलने से ही मुझको याद आ रहा है तेलंगाना का। जी। तेलंगाना में राज्य का आंदोलन जो था, जी, राज्य का दर्जा पाने का आंदोलन तेलंगाना में, जो बहुत बाद में जाके हुआ, शायद 2014 में पूरा हुआ। 13 में शायद। उसमें 1500 से ज्यादा जाने गई थी। 1500 से ज्यादा। जी। छत्तीसगढ़ में एक मौत भी राज्य के आंदोलन में नहीं हुई कभी। यानी मैं देख रहा हूं आंकड़े, 369 स्टूडेंट्स मारे गए थे पुलिस गोली से 1969 में। 369 स्टूडेंट्स पुलिस गोली से मारे गए थे राज्य निर्माण के आंदोलन में। 1200 दूसरे लोग जो हैं वो आंदोलन के एक चरण में मारे गए थे। कुल मिलाकर 1500 लोगों की शहादत हुई थी, तो जाके तेलंगाना राज्य बना। छत्तीसगढ़ तो ऐसा हंसते खेलते बन गया। यहाँ प्रतीकात्मक आंदोलन चलते थे, बहुत ही, कभी बयान जारी हो जाते थे, कभी एक बैनर, एक शामियाने में 4 लोग बैठ जाते थे। इससे बड़ा कोई आंदोलन यहाँ पे नहीं हुआ था। रामाधार कश्यप जो राज्यसभा सदस्य रहे, एक बार सुर्खियों में तब आए जब उन्होंने एक पर्ची फेंक दी छत्तीसगढ़ के मध्य प्रदेश की विधानसभा में, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग को लेकर। तो इस तरह के होते रहे जैसा आप कह रहे हैं। मैं इस मौके पे थोड़ा सा एक घटना को याद कर रहा हूँ कि अटल जी ने जब 1998 में ये घोषणा की, और उसके बाद वो रायपुर आने वाले थे। रायपुर में शायद उनकी आम सभा जो है वो 20 अगस्त 98 को शायद ये सभा होने वाली थी उनकी, 20 अगस्त को। मैं उस समय पिछले अखबार देशबंधु में काम करता था, और वहाँ संपादक की हैसियत से मैंने अखबार के पहले पेज पर एक एडिटोरियल लिखा था, जो आदतन थोड़ा कड़ा था, मेरे नाम से छपा था, पहले पन्ने पर छपा था, और उस एडिटोरियल में लिखा था कि हे अटल जी ने माफ़ कर देना। ये विद्याचरण शुक्ल के बारे में था, क्योंकि विद्याचरण शुक्ल ने अटल जी के छत्तीसगढ़ आने पे विरोध करने की घोषणा की थी, बंद का आह्वान किया था और कहा था काले झंडे दिखाएंगे। तो मैंने लिखा था कि ये राज्य निर्माता यहाँ आ रहे हैं
अटल बिहारी वाजपेयी राज्य निर्माता है, वो यहाँ आ रहे हैं। और ऐसे में विद्याचरण शुक्ल जो कि हमेशा छोटे राज्य के विरोधी रहे, तमाम छोटी चीज़ों के विरोधी रहे, उनका क्या नैतिक और राजनीतिक हक बनता है विरोध करने का। तो मैंने बड़ा कड़ा संपादकीय लिखा था कि हे अटल जी, इन्हें माफ़ कर देना। ये कुछ उसी किस्म का था जो ईसा मसीह के बारे में जो लाइन कही जाती है, कुछ उस तर्ज पर थी ये लाइन, उसकी हेडिंग। अब मुझको ये मेरी उस वक्त के लिखे हुए की जो किताब है, हालांकि इस किताब का मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ये छप कर ख़त्म हो चुकी है, बाज़ार में नहीं है, इसलिए मैं इसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इस किताब को देखते हुए मुझको अचानक अभी याद आया शशांक, 3 सितंबर 98 जो एडिटोरियल छपा था उसके करीब 15 दिन बाद अविभाजित मध्य प्रदेश की विधानसभा थी। उस विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता भाजपा के विक्रम वर्मा थे, सरकार दिग्विजय सिंह की थी, कांग्रेस की वहाँ पर। तो वहाँ जब छत्तीसगढ़ राज्य को लेकर बात हुई तो विक्रम वर्मा ने मेरे लिखे हुए एडिटोरियल की कतरन लेकर विधानसभा में उसको पढ़ना शुरू किया। और ये चूंकि अब इतिहास का हिस्सा है, चूंकि विधानसभा में ये दर्ज है, तो मैं अपने गौरवगान के लिए इसको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आज चूंकि हम अटल जी की बात कर रहे हैं, अटल जी को लेकर इतना मजबूत, इतना धारदार एडिटोरियल शायद दूसरा छत्तीसगढ़ में नहीं लिखा गया होगा। तो उन्होंने, विक्रम वर्मा ने जो कहा, मैं जरा सा पढ़कर आपको सुनाता हूँ थोड़ा सा हिस्सा उसका। उन्होंने कहा, कांग्रेस के लोगों ने उस दिन रायपुर बंद रखा था जिस दिन अटल जी आ रहे थे यहाँ पर, यह मानसिकता इनकी रही है। मैं उस दिन रायपुर में था, मैं यानी विक्रम वर्मा। रायपुर में रात को जो सभा हुई उसमें हर व्यक्ति ये कह रहा था कि पिछली बार अटल बिहारी इस मैदान पर आए थे तो आधा मैदान खाली था, लेकिन आज के पूर्व इस मैदान पर किसी भी नेता की इतनी बड़ी सभा नहीं हुई थी। उसी दिन देशबंधु में संपादक सुनील कुमार ने मुख्य पृष्ठ पर एक संपादकीय लिखा था, उसको पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों ने पढ़ा होगा। वह कोई हमारी भारतीय जनता पार्टी का समर्थक अखबार नहीं रहा है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उस संपादक को। उसमें जो सारी खरी खरी बातें दी हुई है, मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने उस दिन अपने शब्दों में यह लिखा कि जिस प्रकार बाइबिल में भगवान यीशु मसीह ने यह कहा था कि हे ईश्वर, इन लोगों को माफ़ कर देना, इन्हें मालूम नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। ये ईसा मसीह को मारने वाले लोगों के बारे में था। तो विक्रम वर्मा ने आगे कहा, ये हाईलाइट थी उसकी विशेष संपादकीय की। उन्होंने कहा कि सुनील कुमार ने आगे लिखा कि आज का दिन छत्तीसगढ़ में ऐसा है कि छत्तीसगढ़ का निर्माता यहाँ आ रहा है, इसलिए लोगों को चाहिए था कि उनके स्वागत के लिए लाल कालीन बिछाते। छत्तीसगढ़ की जनता को ये करना चाहिए था, लेकिन ये रायपुर को बंद कर रहे हैं। इनकी सोच के, इनके मस्तिष्क के दरवाजे बंद हो गए हैं, इसलिए बंद का नारा दे रहे हैं। यह कटाक्ष किसके ऊपर था, यह शुक्ल जी आप अंदाज लगा लीजिए। मेरा ऐसा ख्याल है विक्रम वर्मा ने शुक्ल जी जो है सदन में मौजूद श्यामाचरण शुक्ल के बारे में कहा होगा जी, ऐसा मेरा अंदाज है। हालांकि मैंने लिखा था विद्याचरण शुक्ल के आह्वान को लेकर। इन्होंने कहा है, हमने तो ट्रेन में इस अखबार को पढ़ा था, यह टिप्पणी तो मायाराम सुरजन जी के अखबार में लिखी है। जब उनका अखबार यह लिखता है तो अंदाज लगा लीजिए कि छत्तीसगढ़ की जनता की क्या भावना है, छत्तीसगढ़ में क्या चर्चा है और छत्तीसगढ़ का जनमानस क्या कहता है, ये उन्होंने कहा था। अब मैं देख रहा था इसको पलट कर, तो ये संपादकीय उस वक्त जो मैंने लिखा था वो, उसको पूरा का पूरा मैं आपको यहाँ पढ़कर नहीं बतला सकता, ये किसी दूसरे पब्लिकेशन का कॉपीराइट है, लेकिन मैं आपको ऐसे दिखा सकता हूँ। इसको पूरा का पूरा पढ़ना छापना जायज़ नहीं होगा, लेकिन मैं आपको इतना दिखा सकता हूँ। तो हुआ ये था कि जब 98 में ये संपादकीय छपा और अगले दिन अटल जी यहाँ आ रहे थे तो भाजपा के यहाँ के नेता छगन मुंदला, उनका मेरे पास फ़ोन आया था कि आपने तो बहुत गजब का लिख दिया है
और हमको अखबार की कॉपियाँ और चाहिए। तो उस वक्त हमने उनको मना कर दिया कि और कॉपियाँ छापना मुमकिन भी नहीं है और प्रचार के लिए अखबार की कॉपी छाप कर देना भी ठीक नहीं रहता। तो उन्होंने कहा कि आप ये इजाज़त दे दीजिए कि हम इसके पर्चे छपवा कर कॉपी करके इसको बांट सकें। तो उसका मैंने अखबार में पूछकर हमारे जो प्रधान संपादक से उनसे पूछ के छगन मुंदड़ा जी को इजाज़त दे दी। उन्होंने किसी ऑफसेट प्रिंटर में इसकी कॉपियाँ छपवाईं, उन पैम्फलेट को चारों तरफ बांटा और मेरा ऐसा मानना है कि माहौल बहुत कुछ बदल गया था। विद्याचरण शुक्ल का जो आंदोलन का और काले झंडे दिखाने का जो आह्वान था उसका दम निकल गया था। जी, सप्रे साला के मैदान में पूरे बटे थी। ये खास करके अखबार तो सब जगह उपलब्ध नहीं थे, लेकिन इनके पंपलेट के रूप में एक पूरे संपादकीय बटे थी। हाँ, तो ये एक घटना थी जो आज अनायास मुझको याद आ गई। राज्य निर्माता, अटल जी को राज्य निर्माता भी कहा जाता है छत्तीसगढ़ का, इसलिए मुझको ये घटना याद आ गई राज्य निर्माण की, इसलिए इसको पढ़ के बतला रहा था मैं। दूसरी बात यह है शशांक कि राज्य निर्माण के बाद से अभी तक शुरू के 3 साल योगी की सरकार रही, बाद के 15 साल भाजपा की रही, फिर 5 साल भूपेश बघेल की, अब ऐसा पुख्ता लगता है कि अगले 5 साल यहाँ भाजपा की सरकार रहेगी। आपको क्या लग रहा है कि रमन सिंह की सरकार का बकाया बोनस इस सरकार ने अभी दिया है, तो आपको लगता है कि रमन सिंह की सरकार के और जो कार्यक्रम थे उनमें से कुछ कार्यक्रम ये सरकार अभी फिर लागू कर सकती है? आगे लागू करेगी ही ऐसा लग रहा है। अब वो घोषणा कर भी चुके हैं कि पुरानी सरकारों की, पिछली सरकार की, मतलब रमन सिंह सरकार की जो अच्छी योजनाएं थी उसे आगे भी लागू करेंगे। जैसे रमन सरकार की बड़ी और अच्छी योजना थी चावल योजना, उसको भाजपा की भूपेश सरकार ने कंटिन्यू भी किया और ये तो किसी न किसी रूप में आगे चल ही रहा है। हाँ, ये भी करेंगे। और चूंकि बोनस, अच्छा, दो बड़ी चीज़ ये है कि धान यहाँ बड़ा इशू रहा है। इन्होंने आते साथ ही घोषणा की है कि 3100 रुपये एक मुश्त देंगे, तो ये इस दिशा में भी काम चल रहा है, भर्ती हो रही है। 2121 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदी होगी, उसके लिए आदेश जारी हो भी चुके हैं। तो ये कुछ करते तो दिख रहे हैं, कर रहे हैं। मुझको संपादकीय की एक बात और याद आ रही है, इसको भी बता देता हूँ, 1 मिनट लगेगा। अटल जी जब यहाँ आए छत्तीसगढ़ में तो उनके मीडिया एडवाइज़र थे अशोक टंडन। अशोक टंडन पीटीआई के स्पेशल करेस्पॉन्डेंट रहे हुए हैं, लंदन में कई साल थे वो अशोक और मैं, हम दोनों 1980 में वार रिपोर्टिंग की ट्रेनिंग में 2 महीना साथ में थे, तो हमारी दोस्ती गहरी थी। तो उस समय फैक्स का ज़माना था, मैंने ये एडिटोरियल अशोक टंडन को फैक्स से भेज दिया था। तो जब वो रायपुर आ रहे थे रात में तो रास्ते में उन्होंने अटल जी को ये एडिटोरियल पढ़वाया। तो उन्होंने पढ़ के कुछ तारीफ़ के कुछ शब्द कहे थे, मैं भी भूल रहा हूँ। अशोक टंडन से कुछ तारीफ़ उन्होंने की थी कि बहुत अच्छा लिखा है, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। फिर अगले दिन रायपुर एयरपोर्ट पे पत्रकार इकट्ठा थे, मुझको भी कहा था अशोक ने कि तुम आना वहाँ। मैं भी गया था एयरपोर्ट पर। वहाँ एक रस्सी के पीछे पत्रकारों को खड़ा कर दिया गया था। अटल जी ने ज़्यादा बात वगैरह तो नहीं की, लेकिन जब निकल रहे थे सामने से तो अशोक टंडन ने मेरी तरफ इशारा करके उनको कुछ कुछ कहा। तो अटल जी सिर हिलाते हुए आगे निकले थे, मुझको इतना याद है। आज उनका जन्मदिन भी है, इसलिए ये तमाम बातें मुझको याद भी आ रही हैं थोड़ा। एक चीज़ और भी है कि विद्याचरण जी शुरुआत में उनका विरोध तो किए, लेकिन बाद में इसमें देरी हो रही है, ये इसको एक मुद्दा बनाते हुए अपना उसके लिए एक छत्तीसगढ़ संघर्ष परिषद का भी गठन किया, जो बाद में भी चलते रहा। ये इस तरह का इसको लेके किसी न किसी रूप में वो बाद में असल में उस आंदोलन को उठा लेने, अपने कंधों पे उठा लेने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। और एक पूरी एक ट्रेन लेके गए थे दिल्ली, यहाँ से लेके वहाँ दिल्ली में प्रदर्शन भी हुआ था, आपको ध्यान भी होगा। तो वो उस तरह का भी हुआ है। लेकिन तब तक काफ़ी आगे बात पड़ चुकी थी, कमीशन वगैरह भी बन चुका, राज्य बनने की प्रक्रिया। वो असल में कुछ ऐसा था कि बारात कहीं से दुल्हन लेके लौट आए, उसके बाद आप अपना सूटकेस लेके बारात में पहुंचो, तो कोई स्वागत करने कोई जनवासे में रहता नहीं है उस समय, कुछ ऐसा था। मुझको ध्यान है कि श्यामाचरण विद्याचरण दोनों भाई जो थे
इनका बड़ी बड़ी चीज़ों पे भरोसा रहता था। जिला बड़ा रहना चाहिए, राज्य बड़ा रहना चाहिए। छत्तीसगढ़ अगर राज्य अलग बन गया रहता पहले, तो विद्याचरण और श्यामाचरण इस छोटे प्रदेश के नेता रह जाते, जबकि श्यामाचरण अविभाजित मध्य प्रदेश के नेता रहना चाहते थे, मुख्यमंत्री रहना चाहते थे, 3 बार बने भी थे मुख्यमंत्री। तो उनका भरोसा बड़े राज्य में था, उनका बस चलता तो विदर्भ को भी मिला लेते मध्य प्रदेश में। वो छोटे राज्य में भरोसा नहीं करते थे। उनको लगता था कि सरगुजा में सिर रख के सोएंगे तो पैर जो है वो दंतेवाड़ा के आगे, कोंटा के आगे निकल जाएगा, ऐसा उनको लगता था। वो अपने आप को इस छोटे राज्य के मुकाबले बड़ा नेता पाते थे, इसलिए कभी भी श्यामाचरण और विद्याचरण ने छोटे राज्य का समर्थन नहीं किया था। ये केवल दिग्विजय जैसे मुख्यमंत्री के लिए मुमकिन था, जिन्होंने अपने थाली की रोटी का एक टुकड़ा काट कर छत्तीसगढ़ के लिए अलग से दिया, प्रस्ताव पारित करके दिल्ली भेजा। ये अटल जी के बस का था, जो तमाम पार्टियों को जोड़कर चलते थे। ये एनडीए के समय की बात है ये, बिल्कुल। ये तमाम पार्टियों को जोड़कर चलते थे, जिसमें केवल एक शिवसेना ही हिंदुत्ववादी पार्टी थी। बाकी पार्टियां अलग अलग विचारधाराओं की थी, हिंदुत्व की कोई पार्टी नहीं थी शिवसेना के अलावा। इसके बावजूद वो सबको मिलाकर चलते थे, और मिलाकर चलते हुए उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया था कि 3 नए राज्य बना दिए। तो ये छत्तीसगढ़ जो है, मैं एक चीज समझना चाहता हूँ शशांक, आप तो अखबार नवीसी में 2000 के पहले से हो। जी। ये बतलाओ आप मुझको, अगर ये राज्य नहीं बने रहता 2000 में, आज तक नहीं बने रहता, क्या इतना विकास हुआ रहता छत्तीसगढ़ का? बिल्कुल नहीं, इतना तो हुआ ही नहीं। जब आपको याद भी होगा, जब सीएससीबी का नया गठन हुआ तो उस समय सबसे पहली बात यह आई कि छत्तीसगढ़ में उस समय जितना पावर पंप थे लगे थे, उतने तो अकेले छिंदवाड़ा में कमलनाथ के लोकसभा मुख्यमंत्री भी नहीं थे कमलनाथ। पूरे छत्तीसगढ़ में जितने एग्रीकल्चर पंप लगे थे, इससे ज्यादा छिंदवाड़ा लोकसभा सीट में कमलनाथ ने अपने इलाके में लगवा के रखे थे। इस परले दर्जे की बेइंसाफी छत्तीसगढ़ के साथ होती थी। मैं आपको एक दूसरी बात बतलाता हूँ। मैंने मध्य प्रदेश टूरिज्म की एक सीडी बुलाई थी देखने के लिए। उस पूरी की पूरी सीडी में 40 मिनट 45 मिनट जितने मिनट की भी वो सीडी थी पर्यटन की, उसमें छत्तीसगढ़ का छ भी नहीं था। ये हाल था टूरिज्म प्रमोशन का अविभाजित मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ के साथ बेइंसाफी बहुत हुई, ज्यादती बहुत हुई। यही वजह है कि जैसे ही ये राज्य बना, यहाँ के लोगों ने मध्य प्रदेश से संपर्क बहुत कम रखा, बहुत कम संपर्क। जैसा हमारे लिए महाराष्ट्र है वैसे ही मध्य प्रदेश हो गया। किसी को मजबूरी में कोई रिकॉर्ड लेने जाना पड़ता है तो जाते हैं, नहीं तो मध्य प्रदेश नहीं जाते हैं लोग यहाँ से ज्यादा। बिल्कुल, यानी लोगों को लगा कि ये राज्य बनने के बाद अगर इतना सब हो सकता है। मुझको ध्यान है कि जितना ट्रांसमिशन लाइन छत्तीसगढ़ में थी, वो हम पावर प्रोडक्शन करते थे अविभाजित मध्य प्रदेश का अधिकांश, लेकिन पावर ट्रांसमिशन लाइन हमारी थोड़ी सी थी। नतीजा ये था कि राजधानी रायपुर से लगे हुए महासमुंद, बसना, सराईपाली, इन सारे इलाकों में किसी ने ट्यूबलाइट जलते नहीं देखा था। बिल्कुल, लो वोल्टेज रहता था, ट्यूबलाइट काम ही नहीं करते थे, केवल बल्ब लगाने पड़ते थे लोगों को, क्योंकि ट्यूबलाइट शुरू होते समय थोड़ा सा वोल्टेज मांगते हैं। वैसे ही रेलवे की उपेक्षा, जबकि सबसे ज़्यादा कमाई वाला जोन रहा, सबसे कमाई वाला जोन रेलवे की उपेक्षा रही। सब चीज़ों की, यानी छत्तीसगढ़ आने तक शासन प्रशासन एकदम ही डाइल्यूट हो जाता था। जैसे बांध से निकला हुआ पानी नहर से गुजरते हुए, जिसको सिंचाई की भाषा में टेल एंड कहते हैं, जहाँ पे खत्म होती है नहर, वहाँ पहुँचने तक पानी बचता ही नहीं, उसका बहाव भी नहीं बचता। छत्तीसगढ़ कुछ भोपाल के लिए ऐसा ही था। बिल्कुल, लेकिन देखिए अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा मानना चाहिए। उस समय 3 राज्य बने। आज अगर अटल जी को राज्य निर्माता माना जाता है, तो मैंने तो ये बात उस समय लिखी थी 1998 में, दमखम से लिखी थी, जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। और उसके बाद तो चुनाव हुआ 1998 मेरे लिखे के बाद चुनाव हुआ। फिर दिग्विजय सिंह की और कांग्रेस की सरकार आई। फिर छत्तीसगढ़ विभाजित होने पे कांग्रेस की जोगी की सरकार बनी। तब भी मैंने इस बात को बार बार लिखा था।
तो कुल मिलाकर शशांक ये है कि आज का दिन क्रिसमस का दिन है। बहुत से लोग त्यौहार मनाते हैं, कई लोग जो कि धार्मिक भावना वाले नहीं हैं वो भी क्रिसमस मनाते हैं। तो क्रिसमस मना रहे तमाम लोगों को मेरी बहुत बधाई। और जो सुशासन दिन मना रहे हैं उनसे हम उम्मीद करते हैं कि पिछले 5 बरस जैसे गुजरे हैं छत्तीसगढ़ के, वैसे अगले 5 बरस न हो। सुशासन का ध्यान रखें, वरना 5 साल के बाद जनता को एक बार मौका मिलता है। इस बार किसी को लग नहीं रहा था कि कांग्रेस हार सकती है, लेकिन किस बुरी तरह हारी ये दिख रहा है सबको। तो अभी जिनके हाथ में शासन है 5 साल का, उनको सुशासन का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल अपन उम्मीद करें ताकि अगले चुनाव में कोई दिक्कत ना हो इस पार्टी को। ये रहा, हम आपसे फिर मिलेंगे। आज की ये बात कुल जमा इस दिन को याद करने के लिए थी, अटल जी को याद करने के लिए थी, राज्य निर्माण को याद करने के लिए थी, और नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की इस बात को तारीफ करने को लेकर थी कि आज वायदे के मुताबिक उनकी सरकार ने यहाँ पर धान का बोनस किसानों के खाते में भेज दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि बाकी जितनी घोषणाएं हैं उसमें जिनसे जिनसे जन कल्याण जुड़ा हुआ है उनको भी वो पूरा करें। और कोई बात है शशांक बोलने को? पर्याप्त है इतना। ठीक, तो हम आपसे फिर मिलेंगे। आपको अगर हमारी बात अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, लाइक कीजिए, नीचे अपनी टिप्पणी लिखिए। और हाँ, चलते चलते एक अपील आपसे कि अगर आप दोपहिया चलाते हैं तो हेलमेट ज़रूर लगाइए, उसका बेल्ट लगा कर रखिए हेलमेट का। अगर आप चौपहिए पर चलते हैं तो सीट बेल्ट लगा कर रखिए। किसी हादसे की हालत में जान इन्हीं से बचती है। फिर मिलते हैं।